तो चैप्टर नंबर 6 का आखिरी पोर्शन जो है वो है आपका कोलिजन। चैप्टर नंबर 6 में हमने वर्क के बारे में पढ़ा, हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ा, पावर के फॉर्मूले भी देखे हमने नए नए, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखी, हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखा, बहुत सारी चीजें देखी हमने। तो लास्ट इज वन ऑफ द पार्ट विच इज कॉल्ड एज कोलिजन। अच्छा, कोलिजन को हम डिफाइन करेंगे ना बहुत सिंपली भाषा में। कोलिजन क्या होता है? तो उसका मतलब होता है जब दो चीजें आपकी क्या करती हैं, टकराती हैं आपस में, तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कोलिजन भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी यहाँ पे हम इम्पैक्ट शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बेटर शब्द कोलिजन ही है, लेकिन इम्पैक्ट शब्द का इस्तेमाल भी यहाँ पे होता है। तो ये तो बहुत डे टू डे लाइफ है कि एक्सीडेंट हो गया, आप चलते चलते दरवाजे से टकरा गए, आप बिलियर्ड में जो बॉलिंग खेल रहे हो उसमें आपकी दो बॉलें आपस में टकरा रही हैं, और आपका क्रिकेट में जब बॉल आती है वो बैट से टकराती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके कोलिजन के, जहाँ पे आपकी मिनिमम एट अ टाइम आपकी दो बॉडीज तो इन्वॉल्व होंगी। कोलिजन विल टेक प्लेस एटलीस्ट बिटवीन टू बॉडीज। तो आपकी दो बॉडीज का वहां पे आपको ये तो देखने को मिलेगा कि वहां पे दो बॉडीज आपकी रखी हुई हैं। एक और बात बता दें स्टार्ट करने से पहले, कोलिजन कोलिजन के जो हम अगर पढ़ें तो कोलिजन के दो पार्ट बन सकते हैं आपके। एक तो पार्ट है जो है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम एनसीईआरटी चलें और आपके टर्म वन में कोलिजन इंक्लूडेड है तो हमको पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। और दूसरा पार्ट है जिसको हम कर सकते हैं आपके ओलंपियाड्स के ओलंपियाड से, या फिर नीट से, एंड या फिर आपका आईआईटी जेई से, तो इनके करस्पॉन्डिंग। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि ऑब्वियसली जो चीज सीबीएसई में वो तो ऑटोमेटिकली नीट और जेई में इंक्लूडेड होगी ही, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी एंड नीट एंड जेई। वो ये प्रॉब्लम है कि आपका कोलिजन के दो पार्ट हैं, ठीक है, उसमें जो सेकंड पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी में नहीं है। सेकंड पार्ट से मेरा मतलब क्या है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम की एक चीज होती है जो कि आपके सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी बुक ने नहीं दे रखी है, लेकिन इसके बहुत सवाल आते हैं आपके नीट जेई में, तो और ओलंपियाड्स में भी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि हमारे पास टाइम अब है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तो विल स्टडी दिस पार्ट ऑल्सो। बहुत ज्यादा डीप में नहीं कि मैं आपको इतना कंफ्यूज कर दूं कि आप पता लगा आप कंफ्यूज हैं सीबीएसई और नीट में जेई में, लेकिन इतना पढ़ लेंगे कि यू शुड गेट टू नो कि भाई इनकी क्या जरूरत होती है, हमें क्यों हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है बेटा, वो आपके नॉट इन सिलेबस ऑफ बोर्ड या फिर नॉट इन सिलेबस ऑफ सीबीएसई, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के सिलेबस में तो है पर एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। बाकी वो आपके नीट जेई में आता है, तो नीट जेई का पेपर भी सीबीएसई ही बनाता है, ठीक है। तो उसके साथ लेकिन हम पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या चीजें होती हैं। चलिए बात कर रहे थे अपन की कोलिजन के लिए क्या चाहिए आपको, बिटवीन टू बॉडीज तो कम से कम चाहिए। तो होता क्या है कोलिजन को, अगर हम एक टेक्निकल बच्चे की तरह एक समझदार बच्चे की तरह डिफाइन करें, तो मैं ये बोलता हूँ व्हेन टू और मोर बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम दो बॉडीज होंगी, व्हेन टू और मोर बॉडीज कम इनटू कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर अ very short duration of time, for a very short duration of time, resulting in change in their velocities, change in their velocities is called collision. पहली बात, कभी भी कोलिजन की डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछ जाएगी। कोलिजन के न्यूमेरिकल्स या उसके टाइप्स क्या होते हैं वो आपसे भले ही पूछ सकता है, आपसे कभी डेफिनेशन नहीं पूछ जाएगी। तो डेफिनेशन को अगर हम एक बार समझ लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपकी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती हैं, ठीक है, कांटेक्ट में विद ईच अदर, कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आती हैं, जिससे फर्क क्या होगा उनकी वेलोसिटीज में देखने को आपको क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं आपका, सॉरी ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं आपका, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी एक बार डिफाइन कर चुका हूँ। मान लीजिए आपकी एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ पे u1 है, इसकी स्पीड यहाँ पे आपकी u2 है, ठीक है। जब मैं कोलिजन करवाऊंगा तो कोलिजन करने के बाद में क्या होगा, यू विल फाइंड आउट कि इन दोनों की स्पीड में क्या आ गया है या फिर वेलोसिटी में क्या आ गया, देयर इज अ चेंज। तो ये आपका मान लीजिए v1 बन गया है, ये आपका v2 बन गया है। बहुत इजीली और बहुत लॉजिकली आप ये बात बता सकते हो, इफ यू हैव टू कंसिडर कोलिजन बिटवीन दीज टू बॉडीज, देन
आपका यहाँ पर u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 एंड हियर योर v1 मस्ट बी लेस देन v2, तभी तो अलग हो पाएगा, वरना आपको भी अलग ही नहीं हो पाएगा। तो ये कंसिडरेशन नोट लेके चलेंगे, जब भी दो बॉडी में कोलिजन होगा तो दे विल कम इन कांटेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, बहुत ही कम टाइम के लिए दे विल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड आफ्टर दैट दे माइट सेपरेट एंड हैव देयर डिफरेंट वेलोसिटी। तो आप देखोगे u1 से इसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई, u1 से इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और यहाँ से u2 से क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई। दिस इज योर चेंज इन देयर वेलोसिटीज। तो आपको कोलिजन में यू विल ऑलवेज फाइंड आउट कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, तो ये होगा हमेशा। अब बात करते हैं, ठीक है, पहले हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमने सारी बातें करने वाले हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो और बातें करेंगे। ठीक है, अब देखिए जनरली दुनिया में आपके अगर हम बात करें कोलिजन्स में, थोड़ा सा इसमें ना ऑटोमेटिकली नीट और जेई को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान देना, उससे कोई गलत गड़बड़ नहीं होगी, बस आपको ये है। कोलिजन्स बेसिकली अगर हम बात करें, कोलिजन्स बेसिकली बेटा होते हैं तीन टाइप के। कोलिजन बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडीज आपके होते हैं तीन टाइप के। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, जिसको हम कभी कभी हम परफेक्टली इलास्टिक नाम से भी बुलाते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, and the last one is your which is called as inelastic collision, inelastic collision। और ये इसको कभी कभी हम परफेक्टली इनइलास्टिक भी बोल देते हैं। अब परफेक्टली इनइलास्टिक जनरली तब बोला जाता है जब आप पढ़ते हो पार्शियली इलास्टिक नाम की चीज, मतलब जो लगभग आपकी आधी इलास्टिक है, ना परफेक्टली प्लास्टिक ना परफेक्टली इलास्टिक। अब होता क्या है कि दिक्कत क्या है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है इसको, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ दो हैं, इलास्टिक कोलिजन और आपका इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज वी विल नीड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इट। आपको इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करने पड़ेंगे, ये तो आपके पास में कोई और चॉइस नहीं है, यू विल नीड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस केस। बाकी दोनों केसेस में जरूरत तो है, पर उनके बिना पढ़े भी काम चल जाता है आपका, ठीक है। कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन एक जनरल टर्म होती है कोलिजन में जो आपका इस्तेमाल करते हैं, बट आपका इलास्टिक कोलिजन में भी उसका नाम आता है, आना चाहिए, इन इलास्टिक में भी आना चाहिए, जैसे कि पार्शियल इलास्टिक में आता है, जो कि कंसेप्ट है, बट उनके बिना बिना पढ़े भी आपका आराम से काम चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली हम इसको हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी लेटर, ठीक है, वी विल स्टडी लेटर। लेटर मतलब कोलिजन में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, तो बात कर रहे हैं अभी हम इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन या एनी टाइप ऑफ कोलिजन, किसी भी कोलिजन में, ठीक है। हम ये बात देखेंगे आपका, यू विल फाइंड आउट फर्स्ट कि कोई भी कोलिजन आपका हो रहा है, अगर कोई भी आपका कोलिजन हो रहा है तो देखिए होगा क्या, मैं उसको अगर बनाना चाहूं यहाँ पे आपका, तो किसी भी अगर, तो अगर मैं किसी भी कोलिजन की बात कर रहा हूं, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, अगर यहाँ पर m1 बॉडी है, मास ऑफ m1 बॉडी है, और ये आपका मास ऑफ m2 बॉडी है आपकी, तो अगर ये आपका इनिशियली u1 से जा रही है, ये आपका इनिशियली u2 से जा रही है, मैं पहले बता दूं कि u1 एंड u2 को मैं जनरली आज के बाद हमेशा क्या मानूंगा, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ, इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी 1 एंड 2। सिमिलरली मैं v1 एंड v2 जब भी ऐसे लिख दूं तो आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली, दीज आर द फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन, ये कौन सा हो जाएगा आपका, बिफोर कोलिजन वाली बात करूंगा मैं हमेशा इसमें, और इसमें मैं बात करूंगा आपका आपका आफ्टर कोलिजन, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी 1 एंड 2 आफ्टर कोलिजन। तो आज के बाद अगर मैं कहीं u1 u2 लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे मैं बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ, v1 v2 लिख रहा हूँ तो मैं आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली मैं आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर जो मैंने केस लिखा है ये बिफोर कोलिजन का लिखा है, ऐसे जा रही है, और आप समझते हो कि यहाँ पे आपका u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 टू हैव देयर कोलिजन। अब इसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस आएगा, इनके बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद दे विल सेपरेट आउट, ठीक है। जनरली दे विल सेपरेट, जरूरी नहीं है सेपरेट हो जाए, कभी भी चिपक जाती हैं चीजें, बट जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो ये आपका v1 हो गया और ये आपका v2 हो गया, ठीक है। इसकी मास
M2 ये मैंने आपका आफ्टर वाला डायग्राम बना दिया। लॉजिकली अगर हम बात करें तो आपका V1 जनरली आपका V1 जो होगा वो लेस देन V2 होगा, ठीक है। जनरली जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो कुछ भी, ठीक है, ये हो गया। हम ये पाते हैं कि इन दिस केस जब ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस होगा, ध्यान देंगे, देखिए जब ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस होगा तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आपका। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है आपका, देखो बिफोर कोलिजन तो दोनों बॉडीज के बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ठीक है। बिफोर कोलिजन तो आपके बॉडीज में कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो देर इज नो फोर्स। आफ्टर कोलिजन भी दोनों बॉडीज में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो देर इज नो फोर्स। देर इज अ चांस ऑफ कमिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ओनली व्हेन दे आर in contact with each other. During collision is that part when bodies are in contact आपका with each other, ठीक है। तो उस टाइम पे जनरली मान लो मैंने ऐसे बॉडी बना दी, थोड़ा सा चिपकी हुई है इस तरह से, ठीक है। जब आपकी ये हालत में बॉडीज होंगी तो ऑब्वियसली ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये वाली बॉडी ये आपकी इस वाली बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएगी। लेट्स कॉल इट F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन ड्यू टू 1, ठीक है। और यहाँ पर सिमिलरली आपकी ये वाली बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी विच इज F12। तो F21 और F21 ये हम पढ़ के आ चुके हैं थर्ड लॉ में, ठीक है। थर्ड लॉ में हम जान चुके हैं कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि F12 एंड F21 आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, या एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूँ सीधे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकता हूँ। तो ये बात समझ आ गई हमको। अगर ऐसा होगा तो मैं जानता हूं कि अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं आपका, नेट फोर्स मतलब सम करना पड़ेगा, यानी मैं क्या करूंगा F12 प्लस F21 इज इक्वल टू, मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं देखता हूँ एक पहली बात कि एक्शन रिएक्शन पेयर में जब पढ़ के आया था तो मैंने वहां पे क्या पढ़ा था कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ये मैं चीज आपकी थर्ड लॉ में पढ़ के आया हूँ अच्छे से, ठीक है। जब उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करता हूँ आपका नीचे, तो मैं ये पाता हूँ कि F21 को मैं क्या लिख, F12 तो ठीक है F12 है, लेकिन F21 को मैं क्या लिखता हूँ माइनस F12 लिख सकता हूँ। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, जीरो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स क्या निकल के आ रहा है आपका, जीरो निकल के आ रहा है। और ये नेट फोर्स का मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन बॉडी 1 एंड 2, यानी आया एफ नेट क्या आ गया आपका, जीरो निकल के आ गया। अब हमको थोड़ा सा अगर लॉज ऑफ मोशन चैप्टर याद होगा तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें ये बात बोली गई थी कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, हमने उस टाइम भी कोलिजन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन में अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो या ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। ये वाली बात यहाँ पे लागू हो जाएगी, सब चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब क्योंकि हमारे पास बेटा दो बॉडीज हैं, मैं ये बोलता हूँ कि P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल इज इक्वल टू P1 फाइनल आफ्टर कोलिजन एंड P2 फाइनल आफ्टर कोलिजन। ये बात मैं आपकी अच्छे से बोल सकता हूँ, ये मैं बात बोल सकता हूँ। अब मैं मोमेंटम का फॉर्मूला भी जानता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो आपका mv होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 थी तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जल्दी से बताइए मिश्रा जी कि समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। जी सर आया। ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है आपकी, जो कि पहली इक्वेशन बनती है आपकी मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मतलब फिजिक्स में आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, अब आप मुझे भी बताइए, क्या मैंने ये सब समझाते वक्त कहीं भी इलास्टिक इन इलास्टिक का नाम लिया, कहीं यहाँ पे लिखा मैंने इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, क्या मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, कहीं कुछ लिखा है ऐसा, नहीं लिखना, राइट? जी ठीक है,
इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है आपका कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्वेशन आपका वेदर इलास्टिक कोलिजन चाहे इन इलास्टिक कोलिजन कोई भी कोलिजन हो आपका, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। चाहे आपका इलास्टिक हो, चाहे आपका इनइलास्टिक हो, चाहे आपका पार्शियली इलास्टिक क्यों ना हो, चाहे उसको अभी हम डिटेल में पढ़ नहीं रहे, चाहे कोई भी तरह का कोलिजन हो आपका, उनके केस में हमेशा क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है। करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल इज इक्वल टू P1 फाइनल प्लस P2 सॉरी P, हाँ सही है, ये करना पड़ेगा। मतलब M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इसको चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियल इलास्टिक, कोई भी तरह का कोलिजन हो, आपकी ये क्वेश्चन हमेशा होल्ड ऑन करेगी। ठीक है, अब क्योंकि हम इस जो कोलिजन है इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे। तो अगर हम एनर्जी की बात भी कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई एनर्जी की बात करें, तो बेटा यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं देखेंगे। क्यों? देखो पहली बात तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, दुनिया में कोई भी एनर्जी कभी ना डिस्ट्रॉय की जा सकती ना कभी क्रिएट कर जा सकती। हम यहाँ टोटल एनर्जी की बात कर ही नहीं रहे, हम यहाँ बात करेंगे आपकी, क्योंकि पहले एक बॉडी चल रही थी तो इसके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। M1 के पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली M2 के पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन की अगर मैंने बिफोर यहाँ बना दिया, मान लीजिए नीचे बनाता हूँ इसके आफ्टर वाला, तो मैंने M1 बना दिया इस तरह से, यहाँ पे हो गया V1 और यहाँ पे हो गया V2। तो मैं ये पा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर बॉडीज के पास में क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जीज है। इन बोथ केसेस, चाहे बिफोर देखो चाहे आप आफ्टर देखो, बॉडीज के पास में क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जीज है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता, यहाँ पे मैंने ये तो बोल दिया कि मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर फॉर काइनेटिक एनर्जीज। मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे एनर्जी का नाम नहीं ले रहा, मैं मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जीज का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिस्टम सिस्टम may or may not be conserved, may और may not be conserved। कि जरूरी नहीं कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कंजर्व होगी या नहीं होगी। ये ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं अगर बता दूं थोड़ा सा आपको, वापस से नीट वाले पार्ट ले जाऊं, तो तीन तरह की कोलिजन मैंने आपको बताया। इलास्टिक बताया, मैं बताता हूँ कि इलास्टिक में होता है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, कंजर्व से मेरा मतलब, इसका ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या, टोटल इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, वो कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू। ये इसकी बात करना चाह रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती तो ऐसा कुछ होता, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि मे और मे नॉट बी कंजर्व, मतलब ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। इलास्टिक में क्या होता है बेटा, इलास्टिक में कंजर्व होती है, इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में कंजर्व होती है। लेकिन चाहे आपका हो पार्शियली इलास्टिक, चाहे वो आपका पार्शियली इलास्टिक और आपका हो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, इन दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी इज या टोटल इज नॉट कंजर्व। इसका मतलब ये है कि आपका, इसका मतलब ये है कि आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सेम नहीं रहती। और हम ये पाएंगे कि हमेशा क्या होगी इस केसेस में, आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होती है, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज्यादा ही होगी। ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि आपका मतलब इन केसेस ऑफ पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स, इतनी बात तो पक्की है आपकी कि आपका काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है इट इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज नॉट कंजर्व्ड। मतलब इसका कि आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी। और हम ये पाते हैं सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियली क्या होती है, ज्यादा होती है बाद की। तो हम ये पूछ सकते हैं सवाल यहाँ पे
सर अगर पहले ज्यादा थी और बाद में कम थी तो जो बची हुई एनर्जी है वो चले कहाँ गई, जो बची हुई एनर्जी वो चली गई, तो वो समझते हैं। टकराने से पहले दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, उसके बाद क्या हुआ, दोनों कांटेक्ट में आए, तो इस तरह से कांटेक्ट में आ गए। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप देखते हो जब गाड़ियों में टक्कर होती है आपस में, तो टक्कर होने के बाद में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो क्या पता पहली वाली बॉडी जो आपको ऐसी दिख रही हो, क्या पता कुछ इस तरह की हो जाए, दूसरी वाली बॉडी आपको दिख रही थी वो भी कुछ इस तरह की हो जाए। तो इससे देर आर चांसेस कि आपके यहाँ पे क्या हो जाए, देर आर डिफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो गया, आपके डिफॉर्मेशन हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन आ गया इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इनके बीच में हीट पैदा हुई, जब दो चीजें टकराई तो वहां पर गर्मी हो सकती है। तो ये आपके लॉसेस हो जाते हैं वहां पे, ये सारे आपके क्या है आपका, ये आपके वहां पे एनर्जी लॉसेस मिलते हैं आपको देखने को, इस तरह के एनर्जी लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। और ये इससे क्या होता है आपकी, इसकी वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या कर जाती है बेटा, आपकी डिक्रीज कर जाती है आपकी, पहले ज्यादा होती है बाद में कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात कर रहे हैं आपके इलास्टिक कोलिजन की, तो मैंने कहा कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में हमेशा एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, कंजर्व्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली। इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू फाइनल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो आपका ये वैलिड है ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, नॉट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स का मतलब चाहे इलास्टिक हो, चाहे आपका इनइलास्टिक हो, चाहे आपका पार्शियल इलास्टिक हो, इन ऑल दीज केसेस योर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड। तो उस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं आपके इलास्टिक में, इन इलास्टिक में, पार्शियल इलास्टिक में, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा डिफाइन उसी उस इन्हीं बेसिस पे क्या होता है कि हम बॉडीज को, इन्हीं बेसिस पे क्या होता है, हम बॉडीज को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं बेसिस पे हम क्या करते हैं, बॉडी को डिफाइन कर देते हैं आपका अकॉर्डिंग टू, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, इन्हीं केसेस पे हम डिफाइन करते हैं आपका कोलिजन्स को। तो देखिए अब थोड़ा ध्यान देना, आपकी बुक ने, एनसीईआरटी ने एक गड़बड़ ये कर रखी है, गड़बड़ नहीं मतलब गड़बड़ नहीं बोलेंगे उसको, पर पूरी तरह सही नहीं है वो बात, ठीक है। वो ये है कि आपके एनसीईआरटी ने, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है आपका, इलास्टिक कोलिजन लिखे कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिक कोलिजन को वो आपका कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक भी बुला लेता है, ठीक है, कभी कभी वो परफेक्टली इलास्टिक बुला लेता है, ठीक है, कभी कभी इसको कंप्लीटली इलास्टिक भी बोल देगा। आपकी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ कि वो कभी कभी इसको कंप्लीटली इलास्टिक के नाम से भी बुला लेगी। चलिए फिर क्या होता है कि वो आपके, जब वो आपकी लिखेगी इन इलास्टिक कोलिजन, जब वो लिखती है इन इलास्टिक कोलिजन लिखती है आपकी एनसीईआरटी, तो इससे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पार्शियली इलास्टिक, सॉरी पार्शियली इलास्टिक, और कभी कभी वो इसको पार्शियली इन इलास्टिक भी बोलती है। तो जनरली अगर इनलास्टिक बोलता है तो हम उसको परफेक्टली इनलास्टिक बोलते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक मानती है। और जब वो लिखना चाहती है परफेक्टली इनइलास्टिक को, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक लिखना चाहती है इसको। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है आपका, उसका मतलब उसको दूसरे नाम से क्या बोलती है आपका, उसको बोलती है वो आपकी कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री टाइप्स, हमेशा थ्री टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जहां पे पार्शियल इलास्टिक बोला था, एनसीईआरटी उसे सिर्फ इनइलास्टिक बोलती है। इलास्टिक को वो इलास्टिक बोल रही है, कंप्लीटली इलास्टिक बोल रही है, परफेक्टली इलास्टिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट केसेस परफेक्टली इनइलास्टिक, द लास्ट केसेस परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उसको या तो परफेक्टली इनइलास्टिक बोलेगी या कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलेगी। अगर वो इनइलास्टिक बोल रही है तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, वो पार्शियली वाले केस की बात कर रही है। लेकिन उसने उसको सॉल्व करके नहीं दिखाया है आपको, उसने आपको बिल्कुल उसे सॉल्व करके नहीं दिखाया, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है,
उसको बस उसने आपको थ्योरेटिकली डिफाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम चीजों को डिफाइन करें तो पहला आ जाएगा आपका इलास्टिक कोलिजन। इसको अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो ये ऐसा कोलिजन है जहां पर आपका जब कोलिजन होता है, ठीक है, जहां पर जब आपका कोलिजन होता है तो आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, साथ में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। दूसरी बात, इसमें देयर इज नो डिफॉर्मेशन। तो अब कोलिजन की स्पेशल बात क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इन विच देयर इज नो डिफॉर्मेशन एंड नो एनर्जी लॉसेस। देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, नो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि बॉडी, अगर डिफॉर्मेशन आया तो बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। और ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, ओरिजिनल शेप। ऐसी बॉडीज जो अपने, अगर डिफॉर्मेशन आया देन इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब क्या हो गया वहां पे, देयर इज नो डिफॉर्मेशन। इफ देयर इज नो डिफॉर्मेशन देन देयर इज नो एनर्जी लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ऐसे वाले केस में हम बोलते हैं आपका कि इलास्टिक कोलिजन होता है। ऐसे वाले केस में हम क्या बोलते हैं, आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। मैं हल्का सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वो है आपका कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई नाम से करते हैं, इसका फॉर्मूला तो पढ़ेंगे हम आगे जाके, अभी नहीं पढ़ रहे, अभी बस हम लिख रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई की वैल्यू होती है वो 1 होती है आपकी फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो इतना पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट अगर हम बेटा आगे बात करें, आपका दूसरी जो डेफिनेशन है आपके सिलेबस में वो है आपकी, दूसरी जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब ये क्या कैसा कोलिजन होता है, अब इस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि डेफिनेशन में इसकी बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, और वो जब भी आप उसको डिफाइन करोगे तो उसमें वो लिखी हुई होनी चाहिए। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक क्या हो जाएगा आपका, अ कोलिजन, ये बस एक छोटी डेफिनेशन आएगी इसकी, इन विच बॉडीज स्टिक टुगेदर स्टिक एंड मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन तो हुआ है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड है, सब कुछ वैलिड है, बट द प्रॉब्लम इज ओनली एंड ओनली दैट कि आफ्टर कोलिजन द बॉडीज विल मूव टुगेदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बॉडीज विल स्टिक एंड मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मतलब कहने का मेरा क्या है कि मैंने बोला कि मेरी M1 बॉडी है, मेरी M2 बॉडी है, मैं अगर यहाँ पे बिफोर कोलिजन वाला केस बनाता हूँ तो इसकी स्पीड यहाँ पे U1 है, इसकी स्पीड यहाँ पे U2 है, कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, and after collision you will find out कि they will stick together, they will move together, which means कि V1 is equal to क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इस केस में उसमें V ही मान लेता हूँ, ये आपका होता है आफ्टर। तो such a collision in which bodies move together after collision is called is called completely inelastic collision। ठीक है, now we'll define इलास्टिक कोलिजन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या, सॉरी इलास्टिक नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होगा, तो कॉल इट प्रॉपरली, हम इसको बोलेंगे आपका, विल कॉल इट पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक भी बोल सकते हो या पार्शियली इन इलास्टिक भी बोल सकते हो, बात एक ही है, आधा दूर है बस इतना है। ठीक है, तो इन इलास्टिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन इलास्टिक हमारे हिसाब से पार्शियली इलास्टिक, क्योंकि आगे जाकर हम पार्शियली इलास्टिक पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बस एनसीईआरटी में नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, ये उस तरह का कोलिजन होता है जहां पर आपका कोलिजन होता है बॉडीज के बीच में, लेकिन बॉडीज साथ में चिपक के भी नहीं चलती, और अलग अलग जब चलती हैं तो उनकी वेलोसिटी तो अलग होती हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। प्लस इसमें क्या होगा आपका, जब आपका डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में
तो कंप्लीटली रीगेन नहीं होता। इसमें हम बोल सकते हैं आपका सिंपली कोलिजन इन विच देयर इज नॉट regain of complete shape, that is partial deformation is relieved। कुछ डिफॉर्मेशन रिलीव होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, आपका पार्शियल इलास्टिक। दूसरी बात, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं आपका कि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सिंपल सी बात, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, हीट के फॉर्म में हो सकता है, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन देयर विल बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां पे कंजर्व नहीं है। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, आपका इनइलास्टिक कोलिजन। तो दुनिया में जो ज्यादातर कोलिजन होते हैं वो आपके इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक टाइप के होते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जनरली नहीं होते, लेकिन वो बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए उनको ही हम सीबीएसई में या एनसीईआरटी में जनरली पढ़ते हैं। अब कोलिजन को हम कभी कभी दो टाइप्स में और भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कोलिजन को एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, तीन टाइप में पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, कोलिजन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक तो हमने डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैसा हो रहा है, रीगेन हो रहा है नहीं हो रहा है। कोलिजन को हम वन डायमेंशनल कोलिजन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको जानते हो क्या होगा, दूसरा 2D हो जाएगा, 2 डायमेंशनल। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, 3D हो जाएगा। लेकिन 3D इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस में आपके ही क्या, ये सिलेबस में नीट और आईआईटी वालों के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे नीट और आईआईटी में। एनसीईआरटी तो दूर दूर तक इनको छुएगी भी नहीं, ठीक है। 2D का मतलब क्या हो जाएगा, जनरली हम 2D में एक्स एंड वाई में बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम इसका मतलब होता है, इसको कभी कभी हम बोलते हैं प्लेन बोलते हैं, कोलिजन इन अ प्लेन। एक प्लेन में कोलिजन हो रहा है आपका, कोलिजन इन अ प्लेन वहां पर हो रहा है, प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में जनरली हम बात करेंगे। और वन डायमेंशन का मतलब तो हम समझते हैं, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन कभी कभी दूसरे नाम से हम बोलते हैं आपका हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। वन डायमेंशनल कभी कभी हम आपका हेड ऑन कोलिजन नाम से भी इसको बुलाते हैं, ठीक है। और आपका 2D कोलिजन को या फिर 3D कोलिजन को अगर हम इंक्लूड करें तो ये आपके कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका ओब्लिक कोलिजन, इनको बोलते हैं आपका ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन एक हो गया हेड ऑन कोलिजन, एक होता है ओब्लिक कोलिजन। क्या होता है हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन, अगर इसकी सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ये हो सकता है कि भाई एक लाइन में डेफिनेशन हो रही है, एक मतलब या तो एक्स में या वाई में या जेड में हो रहा है। हम जनरली एक्स में ही बात करेंगे, वाई में जेड में बात नहीं करेंगे, ठीक है। या तो एक्स में या वाई में जेड में हो रहा है। या फिर इसको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो मैं ये पूछता हूँ, इफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, आपसे हेड ऑन कोलिजन की डेफिनेशन में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्लिक की नहीं पूछता है जनरली, ठीक है। इफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बोथ बॉडीज ऑफ both the bodies of both the bodies are along the same straight line, are along the same straight line, then it is known as one dimensional collision और head on collision। मतलब अभी तक जो अभी हमने एग्जांपल देखे ना, जैसे मैं हर बार डायग्राम बना रहा था, मैंने बनाया था कि तो कोई ये रहा U1, ये रहा U2, ठीक है। और फिर बाद में इसी लाइन में ये रहा V1, ये रहा V2, मैं इस तरह से अभी तक डायग्राम बना रहा था। तो मैं ये पा रहा था आपका इन केसेस में कि मैंने बोला था कि देखिए ये लाइन है इस तरह से, ठीक है, और इसी लाइन में आपके सारे के सारे कोलिजन हो रहे हैं। तो ऐसे कोलिजन को मैं क्या बोलता हूँ, आपका ऐसे कोलिजन को मैं बोलता हूँ हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन बोलता हूँ। ये बिफोर का और ये आपका आफ्टर का डायग्राम। चलिए, तो ओब्लिक कोलिजन कैसा दिखता है अगर आपको दिखाना चाहूँ, बस मैं अभी मैं बस सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपकी एक बॉडी ऐसे आ रही है, ठीक है, U1 से ऐसे आ रही है, और दूसरी बॉडी लेट्स से कि कुछ ऐसे आ रही है, दूसरी बॉडी आपकी इस तरह से आ रही है U2। तो देयर विल बी देयर आर चांसेस कि इनका कोलिजन कहीं यहाँ पे होता है, ठीक है।
और कोलिजन होने के बाद में ये बॉडी मान लीजिए आपकी कुछ ऐसे जा रही है V1 से, और ये जो दूसरी बॉडी है वो कुछ V2 से ऐसे जा रही है। तो वी कैन एक्चुअली सी दैट कि आपकी यहाँ पे सारी वेलोसिटीज या कोई भी दो वेलोसिटीज, अगर गलती से भी कोई भी दो वेलोसिटीज अलग अलग लाइन में आ जाएंगी, देन यू विल से कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज योर ओब्लिक कोलिजन। तो हम आपको इसको अलग केस में बढ़ते हैं, इसको हम 2D या 3D कोलिजन के अंदर करेंगे। सिर्फ U1 और U2 से दो डायरेक्शन पे होगी तो हम इसको 2D में देखेंगे, वरना 3D में भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखना एक बात, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, हमेशा एक चीज तो हमेशा कंजर्व रहेगी, विच इज मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल। चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे आपका इलास्टिक हो, चाहे आपका इनइलास्टिक हो, चाहे आपका परफेक्टली इलास्टिक, जो भी हो, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा काम करता है। बस ओब्लिक में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ओब्लिक में जो है आपका, वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। कैसे करता है उसको हम देखेंगे आगे जाके, घबराने वाली बात नहीं है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो एक बहुत लंबा चौड़ा तरीका आपको दे रखा है सॉल्व करने का, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें वन डायमेंशन कोलिजन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पहली बात होगी सिर्फ वन डायमेंशन कोलिजन में, वन डायमेंशन कोलिजन में। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम बेटा आपका पहला पार्ट देख रहे हैं, जो कि है आपका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बोलता है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे आपका परफेक्टली इलास्टिक या कंप्लीट इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इलास्टिक में ऑटोमेटिक मतलब, एक और बार मैं बात यहाँ बताना भूल गया कि कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में एक्स्ट्रा चीज है, वापस से बता दूं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0 होती है इस केस में, ठीक है। और थर्ड केस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका इन इलास्टिक कोलिजन या पार्शियली इन इलास्टिक में, इसमें जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो बात होती है, जो वैल्यू होती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 से लेके 1, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। 0 होगी तो आपका हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, कौन गंदी स्पेलिंग लिखी मैंने, पर कोई नहीं, आप समझ जाओगे। परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा यहाँ पे। और जब आपका 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बोल देते हैं। अगर बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक सिंपली, या फिर पार्शली इलास्टिक नाम से उसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए ये चीज तो हमने समझा दी। अब हम जब इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, वो सब है। इस केस में जब हमें सॉल्व करना है तो हम पहली बात कुछ क्या जानते हैं, किसी भी इलास्टिक कोलिजन में, अभी हम वन डायमेंशन बात कर रहे हैं, तो किसी भी इलास्टिक कोलिजन में डायग्राम जब बनाए तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, ये हो गया M1, ठीक है, यहाँ से बॉडी जा रही है U1 वेलोसिटी से, ये हो गया M2, यहाँ वेलोसिटी जा रही है आपकी U2 वेलोसिटी से। ये मैंने बिफोर का डायग्राम बना दिया आपके सामने। 1D पढ़ना चाह रहे हैं, इसके आगे जब मैं चलता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका M2 सॉरी M1, इसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे हो गया आपका M2 जिसकी वेलोसिटी V2 है। मैंने आफ्टर वाला डायग्राम, हम सब अब मैथमेटिकल हम चीजें करना चाह रहे हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे करोगे, हम सबसे पहले जब भी कोई भी इलास्टिक कोलिजन, कोई भी कोलिजन का सवाल है, कोई भी कोलिजन का, तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी तरह का कोलिजन होगा वहां पे आपका देयर विल बी मोमेंटम कंजर्वेशन। वहां पे कुछ भी हो जाए आपका, मोमेंटम कंजर्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन आपका ये होता है। अब चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, देखो सवाल में है क्या ना, सवाल में हमें U1 पता है, हमें U2 पता है, हमें V1 नहीं पता और हमें V2 नहीं पता। तो मेन मुद्दा हमारा V1 और V2 निकालने का है। तो जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये इक्वेशन तो सारे, कोई भी कोलिजन आप लिखोगे ना उसके लिए वैलिड ही होगी, चाहे कोई भी आप लिखो। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है बेटा, कंजर्व्ड रहती है इन केस ऑफ इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगी बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास में वेरिएबल क्या है, v1 एंड v2। अगर दो वेरिएबल होंगे बेटा हमारे पास में, तो वी नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व, एटलीस्ट टू इक्वेशन। वी नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हमारे पास दो इक्वेशन भी होनी चाहिए किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशन मिल गई, अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्योंकि ये हाफ और ये हाफ और ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको सेकंड ना लिखे कोई थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाली चीज को मैं लिखूंगा आपका यहाँ पर। एक सेकंड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ लिख के छोड़ रहे हैं यहाँ पे। आगे जब हम आपका न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प आउट लूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो यहाँ वैल्यूज लिखी होंगी, तो थोड़ा सा इजी होगा सॉल्व करना। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन फाइंड आउट v1 एंड v2 कैन बी फाउंड। न्यूमेरिकल्स में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि फालतू इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई आपकी बुक ने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेशल वो ले रखे हैं, स्पेशल स्पेशल क्या कहते हैं, केसेस ले रखे हैं कुछ कुछ। ठीक है, अगर उनकी बात करें, उन्होंने उन्होंने सबसे पहला केस क्या ले लिया है, ठीक उन्होंने सबसे पहले केस इलास्टिक में बात कर रहे हैं, केस वन उन्होंने ले लिया है कि आपका ना तो पहली वाली बॉडी है वो तो U1 से चल रही है। एक और बात बता दें, आपकी बुक ने ना U1 को मार्क कर रखा है V1I से, ठीक है, V1I से। U2 को मार्क कर रखा होगा V2I से। और V1 को, जो हम V1 लेके चले उसको उसने ले रखा है V1 फाइनल से। और V2 का मतलब जो हम V2 लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं आपको, V2 फाइनल। हम U1 U2 V1 V2 लेके चल रहे हैं ताकि हमें ये I और F का ज्यादा झंझट ना हो हमारे लिए। देखो, तो ये हो गया। तो आपके केस वन क्या ले रखा है उसने कि आपकी जो दूसरी बॉडी है ना U2, इसकी वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियली दिस इज एट रेस्ट। ये आपकी इनिशियली किस पे, आपकी रेस्ट पर है। और इनके बीच में जब कोलिजन होता है तो क्या होगा, तो देखेंगे। कोलिजन होगा तो उसके बाद में क्या होगा, जरूरी थोड़ा बाद में भी रेस्ट पे रहे। अब ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि ये यहाँ पे हो गया, इसका मास m1 है, इसका मास आपका m2 है। इसका मास m1 है, इसका मास आपका m2 है। सवाल यही पूछा जाएगा आपसे, मुझे v1 क्या है निकाल के बताइए, v2 क्या है निकाल के बताइए। ये थोड़ा सा इजी सवाल है एज कम्पेयर टू पिछले वाले के, क्योंकि पिछले वाले में ना आपके पास में इसके पास भी वेलोसिटी थी, इसके पास में वेलोसिटी, तो इक्वेशन बहुत बड़ी बन रही थी। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ी सी इक्वेशन छोटी हो जाती है, और जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना पार्शियल इलास्टिक, उसमें बहुत और भी ज्यादा इजी हो जाएगी, तो उसमें और इजीनेस होगी करने की उस तरीके से। तो जब मैं इस क्वेश्चन करूंगा तो सबसे पहले इक्वेशन क्या करूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फर्स्ट मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड है, m1 u1। बस यहाँ पे जब मैं m2 u2 लिखूंगा, मैं एक बार पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि बाद में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इतनी बार लिखूंगा ना मैं आपके सामने ये क्वेश्चन कि आपको ऑटोमेटिक रट जाएंगी चीजें। लेकिन याद रखना, ये अभी तो आप नहीं लिख रहे होगे, जब आप वीडियो देख के इन सब चीजों को लिखोगे, चाहे आज तो आप जब भी कल आपका पेपर है तब शायद नहीं लिख पाओगे, जब भी आपको टाइम लगेगा लिखना खुद से सब कुछ समझ समझ के लिखना, पॉज कर करके लिखना। आप नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाते हो ना बेटा, मिशा आप नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है। अभी मे भी नहीं बना पा रहे हो एग्जाम की वजह से, तो कोई ऐसी कोई रश नहीं है, लेकिन बना लेना मतलब अल्टीमेटली, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तो मैंने हम अभी बनाया। बना रखे हैं, कंटिन्यूसली बना रही हो आप, हाँ। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है बहुत। चलो, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे m1 u1, यहाँ पे मैं सिर्फ m1 u1 सीधे लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है आपका। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकता हूँ। अब मैं इतना तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे v1 और v2 निकालना है, तो फर्स्ट कुछ नहीं होगी। सेकंड मेरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। पहले मैंने क्या किया है, मोमेंटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकंड में क्या लिखूंगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ मैं इलास्टिक कोलिजन में कर सकता हूँ आपको। ठीक है, मुझे बता रखा होगा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, हमेशा बता रखा होगा, क्योंकि अभी मैं वही इलास्टिक कोलिजन के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बता नहीं रहा हूँ बस। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ आपका, यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर
इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि u2 की वैल्यू क्या है 0 है ऑटोमेटिकली, मैंने आपको पहले ही बता रखा है रेस्ट पर है। तो यहाँ से अगर हाफ हाफ को कैंसिल आउट कर देंगे, ये हाफ और ये हाफ भी हट जाएगा। दिस इक्वेशन विल कम आउट टू बी m1 v1 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस तो रहा ही नहीं, यहाँ पे 0 हो चुका है वो, इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है? जी। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, उसके बाद में मैं v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक सेकंड रुकना। चलिए, तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बेकार सा मेथड उन्होंने बुक में दे रखा है आपका। आप सीधे याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं याद करने की प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक और मेथड आगे जाके बताने वाला हूँ, उस मेथड से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखा होता है कि आपको इस मेथड से करना है, आप अपने हिसाब से करके आओ, आपको जो सही लगता है और जो सही होना चाहिए बस वो। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से जो बेटा आपकी v1 की वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है आपकी m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर याद भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। m1 - m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, सॉरी, तो आपको जो है उसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा। v1 की वैल्यू ये निकल के आती है आपकी। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इजीली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, बस आपको फर्स्ट और सेकंड में बहुत आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से u1 को इसमें पुट कर दो। ये आप क्या करोगे, यहाँ से m1 u1 है ना, इसको उठा के आप m1 को यहाँ से हटाओ और इसको उठा के यहाँ पे आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको बस u1 की जगह पे आप ये रख दो, तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके जब आप देखोगे तो कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी आपकी, बहुत इजीली आ जाता है ये। नेक्स्ट, जब आप v2 को निकालोगे यहाँ से, तो वो निकल के आएगा आपको यहाँ से 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है u1, क्योंकि आपके पास में u2 है ही नहीं, तो आपका इस तरह के मान मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूले याद करो, बिकॉज ये एक जस्ट अ केस है। ये मान के चलो कल को क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा तो एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक केस है, इसमें आपका एक की वैल्यू क्या है 0 है, एक की वैल्यू 0 नहीं है, उस केस में आपने इस तरह के आंसर निकाल के दिया। चलिए, अब अगर आगे बात करें, नेक्स्ट केस में बात करें आपका, इसमें अगर बात करते हैं केस 2 की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केस 2 की, केस 2 समझना, अच्छा केस है केस 2। केस 2 क्या हो जाएगा, इफ इफ two masses are equal, if two masses are equal, कि जो दोनों मासेस आपके इलास्टिक कोलिजन में आ रहे हैं उनकी वैल्यू कैसी है आपकी, इक्वल है। मतलब मेरा कहने का कि आपका यहाँ पे m1 की वैल्यू लेट से m है, m2 की वैल्यू लेट से m है, m2 की वैल्यू भी आपकी m है। ठीक है, ये मैं बिफोर वाला डायग्राम बना दिया। बिफोर में आपका क्या हो रहा है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है आपकी u1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है u2 है। ठीक है, अलग अलग है, और इनके बीच में क्या होता है आपका, इनके बीच में एक इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम, इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका इस तरह से हो गया, अब ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, मास तो तब भी सेम रहेगा, मास थोड़ा चेंज होगा, m हो गया, और m2 भी क्या हो गया आपका m हो गया। बहुत इजी केस बन जाता है आपका, u यहाँ पे v1 हो गया, अभी v2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन। इसमें याद रखेंगे, whenever two masses are equal and an elastic collision is taking place between them, वापस सुनो, when two masses are equal and elastic collision takes place between them। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ना तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, बट मैं सॉल्व करने का दिखाना नहीं चाह रहा, बहुत टाइम वेस्ट है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे मासेस बराबर हैं तो मैं सारे मासेस सीधे सीधे यहाँ से काट सकता हूँ आपका, तो यहाँ से u1 प्लस u2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगा। पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी आपकी। दूसरी क्वेश्चन में आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाओगे तो वहां से आपका आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल केस बन जाता है इस केस में, क्योंकि सारे मासेस आपके इक्वल हैं, प्लस हाफ ऑफ जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, प्लस आपके मास सारे इक्वल हैं तो सारे मासेस को मैं काट भी सकता हूँ, आपके सारे मास कट गए, तो आपकी एक सिंपल सी बड़ी प्यारी सी क्वेश्चन यहाँ पे बचेगी, विच इज u1 स्क्वायर
प्लस U2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ी बच्चे की सिंपल है, दोनों इक्वेशन थोड़ा देखोगे आप सिंपल से दिखती हैं। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो करेंगे, आप इस वाले इक्वेशन को क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं ऐसे जल्दी दिखा दूं तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस 2U1 U2 बनेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 बनेगा यहाँ पे। आप देख नीचे वाले इक्वेशन की हेल्प से क्या बोलते हो, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर इक्वल टू V1, ये और ये चीज कट जाएंगी, यहाँ से 2U1 U2 इक्वल टू V1 V2 निकल के आएगा। और फिर इसको आगे आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली से एक चीज निकल के आएगी, यहाँ से बहुत इजीली से चीज निकल के आएगी, और जो आपको याद भी रखनी है, मेन मुद्दा है याद रखने वाला, क्योंकि वो सीधे आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ पे से निकलेगा कि व्हेन टू masses equal and collision between them is perfectly इलास्टिक, या सिंपली इलास्टिक भी बोल दे, देन ये याद रखना है, देन देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देन देयर वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन। तो इस लाइन में 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, दोनों मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज देयर वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। मतलब इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि V1 विल इक्वल टू इंटरचेंज, मतलब पहले पहले M1 की वेलोसिटी क्या थी, U1 थी, और M2 की क्या थी आपकी, वो थी। मतलब इंटरचेंज से मेरा कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल की अगर हम बात करें और फाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, M1 की बात कर रहे हैं और M2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये आपका V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो U1 की वैल्यू आपकी बन जाएगी V2 और U2 की वैल्यू बन जाएगी आपकी V1। ये हो गया इंटरचेंज का मतलब V1 विल बी इक्वल टू U2 एंड V2 इज इक्वल टू V1। समझ में आया नहीं आया, मुझे जल्दी बताइए। केस बहुत इजी केस है, उसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आपका वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर देना हो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। जी आया। ठीक है, अब कभी कभी इस केस का ही एक सब केस बनता है, मतलब सेकंड केस का ही एक सब केस मान लीजिए। ठीक है, केस 3 या फिर हम केस 3 लेके चलते हैं, अलग अलग केस नहीं देखते हैं। ठीक है, केस 3 में क्या बोल रहा है मैं बताऊं कि टू मासेस आर इक्वल एंड वन ऑफ देम इज एट रेस्ट इनिशियली, यानी बिफोर कोलिजन वन ऑफ देम वाज एट रेस्ट एंड द masses of the both the bodies are equal। तो इस केस में क्या होगा बेटा आपका, थोड़ा ध्यान दें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ, देखिए ये आपका m हो गया, दोनों मास इक्वल है, ये आपका m हो गया, इसकी वेलोसिटी है आपकी u, लेट्स से सिर्फ u लेके चल रहा हूँ मैं क्योंकि आपकी दूसरी वेलोसिटी है ही नहीं। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपकी 0 है, ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था आपका। इनके बीच में क्या होता है आपका परफेक्टली, या फिर सिंपल बोल दूं, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है इनके बीच में आपका, तो आफ्टर कोलिजन इतना पक्का है कि सर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, मास भी सेम है, तो वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। वेलोसिटीज विल इंटरचेंज का मतलब क्या हो जाएगा कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे U2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, रेस्ट का मतलब, यानी दिस विल कम टू रेस्ट एंड दिस विल हैव द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, यानी V2 विल बिकम इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया। जी जैसे सर। इसका यूज हम स्नूकर में या बिलियर्ड में बहुत करते हैं, कि बिलियर्ड में या स्नूकर में बॉल होती है, आप एक बॉल से दूसरी बॉल को मारते हो, तो आप देखते हो पहली बॉल जैसे दूसरी बॉल से टकराती है तो पहली बॉल तो रुक गई लेकिन दूसरी बॉल चलना शुरू कर देती है, तो वो केस बन जाता है। और इसमें अब हम केस थर्ड की बात कर लें, उसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन को बंद करेंगे, उसके बाद हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए केस 4 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, इफ वन मास डोमिनेट्स, इफ वन मास डोमिनेट्स, ठीक है, अगर जो हमारा मास है वो डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि आपका M2 जो मास है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू M1, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू M1, ठीक है। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं, उस केस में हम ये बोल सकते हैं आपका उस केस में क्या बोल सकते हैं अपन
कि लेट्स से कि आपका ये छोटी सी बॉडी है, आपका M1 जो है वो छोटा सा है और M2 बहुत बड़ा है, ठीक है, M2 बहुत बड़ा है। उस केस में अगर हम देखेंगे आपका, हम देख रहे हैं M2 क्या आपको बड़ा 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 है बहुत आपका, और लेट्स से कि ये आपका रेस्ट पे है, मैं ये मान लेता हूँ कि आपका रेस्ट पर है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत अजीब सा सवाल बन जाएगा। तो मैं ये देखूंगा आपका कि अगर ये बॉडी आपकी U1 से आ रही है, यहाँ पर ये बॉडी आपकी U1 से आ रही है और आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन जब होता है, ठीक है, तो विल फाइंड आउट कि टकराने के बाद अजीब सी चीज होगी कि जो M1 मास है और M2 तो बहुत बड़ी बॉडी से जब कोई चीज टकराती है, जैसे आप जमीन के ऊपर कूदोगे तो अर्थ का थोड़ा कुछ बिगड़ रहा है, तो इट इज अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब मतलब कि अगर ये पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे है। अनडिस्टर्ब का मतलब ये भी होता है कि अगर ये पहले आपका किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो अभी भी उसी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो पर मैं रेस्ट में लेकर चल रहा हूँ इजी, लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें बॉडी उल्टा भाग जाएगी, आप इस तरह से हो जाएगी, जो U1 से ही चलेगी लेकिन उल्टा से। इसका मतलब क्या होगा, इन दिस केस द हैवियर मास इज अनडिस्टर्ब्ड, द हैवियर मास इज undisturbed while the lighter mass the lighter mass reverses its velocity। और याद रखना बेटा, हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, इन केसेस को अगर आपको याद करना है तो बहुत अच्छी बात है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर याद करो तो इस तरह याद करना कि आपको सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई ना वो याद रहे। मतलब कि मैंने अगर जैसे पहला केस बोला आपका, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये रेस्ट में माना था, तब मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, तब मेरी वैल्यू आई थी। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली याद कर लो इस तरह से, क्योंकि याद करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको एक कंडीशन नहीं पता। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बोला था दोनों मास इक्वल होने चाहिए, वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, बस मैंने बोला इंटरचेंज होंगी। इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने मास तो इक्वल रखे प्लस मैंने एक को किसी को रेस्ट पे रखा, मैंने यहाँ पे M2 की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे रखी, तब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब मेरा आंसर ये निकल के आते हैं कि पहली वाली रेस्ट पे आ जाएगी, दूसरी वाली इंटरचेंज कर लेगी। अगर मास डोमिनेट करता है इसमें याद रखना कि मैं जो भारी मास है उसको रेस्ट माना था और इसको मैंने माना था U1 से, क्योंकि अगर आपने इस तरह की पूरी कंडीशन याद नहीं रखी तो आपके आंसर गलत आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी जो क्वेश्चंस होती हैं आपकी, उनके ऊपर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, बिना उनके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने अभी डिटेल में स्टडी करी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी तो नहीं है इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर, बिकॉज वो थोड़ा सा गंदा केस है आपका, एनर्जी का लॉस होता है वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ओब्लिक कोलिजन या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं हम उसको कभी कभी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचा नेक्स्ट क्लास में तो हम आपका पर पार्शियली इलास्टिक या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नहीं बचा तो उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर लास्ट उसके बारे में, क्योंकि आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप कभी आगे जाके किसी ओलंपियाड या किसी एग्जाम में बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम की चीज होती क्या है। एनसीईआरटी ने तो उसका नाम तक नहीं दिया और बहुत लंबे तरीके से एनसीईआरटी ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।